गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम मेरोमॉर्फिक फंक्शन देख रहे थे। और टुडे विल वी डिस्कस रैशनल फंक्शन। ओके, सो रैशनल फंक्शन देखो क्या होता है। और लास्ट क्लास में हमने कुछ मतलब फॉर्मूलेज भी किए थे रेसिड्यू के ऊपर, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम कोई लॉरेंट सीरीज लिखते हैं, वेट, अगर हम कोई लॉरेंट सीरीज लिखते हैं तो ये सीरीज हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू समीशन ओवर ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन और समीशन ओवर बी एन z माइनस जेड नॉट टू द पावर माइनस एन। और ये गिवन होता है n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये गिवन होता है n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी। z नॉट हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन एफ जेड। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है ऑफ फंक्शन एफ जेड का। तो अगर यहाँ पे हम अगर फर्स्ट चीज़ हमने कहा था कि अगर सारे के सारे बी एन जीरो हैं फॉर ऑल एन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिमूवल सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। रिमूवल सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट। सेकेंड, अगर बी एन जीरो है और ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल टू के, कुछ के बाद सारे वी एन जीरो है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पोल ऑफ ऑर्डर एन, पोल ऑफ ऑर्डर के। ठीक है। और थर्ड, अगर बी एन जीरो है फॉर इन्फाइनाइटली मैनी, फॉर बी एन नॉन जीरो है फॉर इन्फाइनाइटली मैनी एन, फॉर इन्फाइनाइटली मैनी एन, तो यहाँ से रिप्रेजेंट होता है कि हमारे पास जेड नॉट पे जेड नॉट इज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा। ठीक है। और सारी की सारी आइसोलेटेड होंगी, जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सबके सब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, आइसोलेटेड लिख लिया हमने ऊपर। उसके बाद हम रेसिड्यू निकाल रहे थे, तो रेसिड्यू फंक्शन एफ जेड होता है। हमेशा रेसिड्यू जो होता है वो आप किसी सिंगुलैरिटी पे निकालते हैं। सो ये होता है हमारे पास b1। ठीक है, b1 होता है और ये होता है हमारा कोएफिशिएंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ये होता है कोएफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद अगर सिंपल पोल है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई सिंपल पोल है, तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड अगर निकालना है हम किसी फंक्शन का एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, तो ये सिंपली क्या हो जाता है हमारे पास, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट ऑफ फंक्शन ओवर एफ जेड। अगर पोल ऑफ ऑर्डर m है, पोल ऑफ ऑर्डर m है, पोल ऑफ ऑर्डर m है, तो रेसिड्यू जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन m माइनस वन फैक्टोरियल डी टू द पावर m माइनस वन। लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट डी टू द पावर m माइनस वन अपॉन डी जेड टू द पावर m माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर m इंटू फंक्शन ओवर एफ जेड। ठीक है, रिकॉल हो रहा है सब कुछ। ये फर्स्ट रेसिड्यू के लिए, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद अगर रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड अगर निकालना होता था, और ये निकालना होता था एट जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इसके लिए हमारे पास दो तीन फॉर्मूले थे। एक तो सारा रेसिड्यू निकाल लो आप, समेशन ओवर और रेसिड्यू फंक्शन ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू अल्फा आई पे अगर हमारा रेसिड्यू है आई इज इक्वल्स टू 1 टू n, ये सब रेसिड्यू निकाल लो और देन माइनस लगा दो। ठीक है। उसके बाद एक और तरीका है,
अगर आपको निकालना है माइनस ऑफ रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड 1/z² फंक्शन ओवर 1/z एंड इसका रेसिड्यू निकालना है एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको रेसिड्यू निकालना है, जैसे कोई भी टोटल रेसिड्यू निकालना होता है, तो जैसे हम इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल ओवर गामा या इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी, हम जो करते हैं यहाँ पे फंक्शन ओवर एफ जेड डी जेड करते हैं। और अगर इसको पूरे फंक्शन को सी से सी पे अगर डिफाइन कर दिया आपने, सी से सी पे डिफाइन कर दिया, और आप जब निकालते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, 2 पाई आयोटा कोई भी क्लोज्ड कर्व गामा के लिए 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, ये होता है सम ऑफ रेसिड्यू होता है। तो अब आगे से क्या करेंगे, 2 पाई आयोटा। और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? किसी और कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बताओ जल्दी से। किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करो या फिर आप दोबारा से, मतलब नेटवर्क में शायद नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम निकालते हैं समेशन ऑफ रेसिड्यू फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू एल्फा आई, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, हमने क्या देखा था कि टोटल जो हमारे पास रेसिड्यू होता है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, टोटल सम ऑफ रेसिड्यू या सम ऑफ रेसिड्यू इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम ऑफ रेसिड्यू। अब एक बार दोबारा से ट्राई करो ज्वाइन करने का, तब क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ रेसिड्यू इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, तो क्लास छोड़ना मत, है ना। सम ऑफ रेसिड्यू इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो जितनी भी रेसिड्यू है अल्फा आई पे, वो सारी किसकी इक्वल होती हैं, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी निकाल लो और टोटल रेसिड्यू निकाल लो। इन सब का सम क्या आता है, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड जेड इज इक्वल टू अल्फा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये हो जाता है 0। ठीक है, ये 0 हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रेसिड्यू ओवर फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हो जाता है माइनस ऑफ समेशन ओवर आयोटा इज इक्वल टू 1 to n रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू अल्फा आई। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस है ना यहाँ पे, और रेसिड्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस ऑफ रेसिड्यू 1/z² फंक्शन ओवर 1/z एंड z इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, i इज इक्वल टू 1 to n रेसिड्यू ओवर फंक्शन एफ जेड। बताओ जल्दी से, रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे दोनों साइड से, क्योंकि वैल्यू वही पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर हम माइनस माइनस कैंसिल कर दें, अगर हम माइनस माइनस कैंसिल कर दें, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, रेसिड्यू ऑफ 1/z² फंक्शन ओवर 1/z एट z इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए रेसिड्यू निकालने का दो तरीका, और यहाँ पे मतलब इंटीग्रल ओवर सी टू सी निकालने का दो तरीका। ठीक है, एक तो इन्फिनिटी से आ रहा है और एक जो हम समेशन कर रहे हैं उससे आ रहा है। होप क्लियर हो गया होगा, ये बताओ ये वाला जो हम कह रहे हैं, इसमें हमने पूरा सी कंबाइन कर लिया है, तभी इंटीग्रेशन, मतलब और जो भी सिंगुलैरिटी है, और कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होनी चाहिए इस फंक्शन की, सारी सिंगुलैरिटी हमने ले ली सी पे। यहाँ पे देखो रेसिड्यू फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड इन्फिनिटी है ना, इसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, कर सकते हैं ना, माइनस ऑफ रेसिड्यू ओवर 1/z² फंक्शन ऑफ 1/z एट z इज इक्वल टू 0।
रेसिड्यू निकालना है जेड इक्वल टू 0 पे 1/z² फंक्शन ओवर 1/z का, और इधर एज इट इज़ रखा हमने, RHS में एज इट इज़ रखा है, ठीक है। और फिर कैंसिल करके जो यही इस वैल्यू को ही तो फाइंड आउट करना था ना, तो यही वैल्यू हमारे पास आ गया इस फॉर्म में, है ना। तो हमने इन दोनों को रख दिया, तो मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो अब आपको सम ऑफ रेसिड्यू निकालो चाहे 0 पे इस फंक्शन के रेसिड्यू निकालो, बात बराबर है। इन्फिनिटी में क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है ना, और यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो बस आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टोटल रेसिड्यू का है पार्ट, ठीक है। रेसिड्यू में कुछ और फॉर्मूलेस भी होते हैं, पर आप इनसे अपना काम चला सकते हो, ठीक है। और भी फार्मूला होता है रेसिड्यू में निकालने का, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें यहीं से निकल के आती हैं, वो याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। चाहो तो मैं लिखवा भी सकता हूँ आपको कि अगर मान लो कि हमको रेसिड्यू निकालना है, किसी दो फंक्शन का रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। फंक्शन एफ जेड का और जी जेड का दोनों मल्टीप्लीकेशन है, एंड जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे इसकी निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने जो फंक्शन एफ और जी लिया है, तो एफ हमारे पास जो है वो एफ जो है वो हमारे पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है इन दी डोमेन डी। जो भी गामा में हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं उस डोमेन में फंक्शन एफ जेड जो है इस एनालिटिक फंक्शन है। प्रॉब्लम बस किसको है, प्रॉब्लम बस जी जेड को है, ठीक है। तो इस केस में जब हम रेसिड्यू निकालते हैं तो हमारा वैल्यू आता है, सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या कर दो, प्रोडक्ट किया है ना, तो सबसे पहले जो जो भी वैल्यू हमारे पास एनालिटिक है उसको ओपन करके निकाल लो, और फिर बाकी वैल्यू पे रेसिड्यू चेक कर लो, ठीक है। बस ध्यान ये देना कि फंक्शन एफ जेड जी जेड में जिस पे भी वैल्यू रख रहे हो उसको एनालिटिक मानना पड़ेगा, एफ इज एनालिटिक फंक्शन, तो आपका आराम से निकल जाएगा रेसिड्यू। यही अगर डिवीजन में होता हमारे पास, यही अगर हमारे पास डिवीजन में होता, फंक्शन एफ जेड अपॉन जी जेड, ठीक है, ऐसा कुछ होता, और ये प्रॉब्लम होता जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे, ठीक है। और फंक्शन अगेन मेरे पास एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, ठीक है। फंक्शन हमारा फिर से क्या है, एनालिटिक है। प्रॉब्लम किसको हो रहा है, प्रॉब्लम जी को हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर के कि जी जेड जो है वो नॉन, जैसे मान लो कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, जेड इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे हो रहा है इस फंक्शन को प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारे पास फंक्शन एफ जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसमें ऐसे कर देंगे एफ ऑफ जेड नॉट बाहर निकाल लेंगे। अब लेकिन डिफरेंट जब नीचे होता है ना तो इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है, और वैल्यू रख दो। सिंपल पोल होना चाहिए जी के पास, जी हैज सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, जी हैज सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, और यहाँ पे भी जी हैज सिंपल पोल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सब फार्मूला को याद करने से अच्छा है, बेटर है कि आप अपना जो फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करो। ये सब शॉर्टकट हैं, पर हम अपना काम उन्हीं से निकाल सकते हैं, ये सब थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं रिजल्ट, ठीक है। सो लास्ट क्लास में इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था मेरोमॉर्फिक फंक्शन, मेरोमॉर्फिक फंक्शन डिस्कस किया था। मेरोमॉर्फिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसकी केवल सिंगुलैरिटी पोल हो सकती है। Meromorphic function of the of those function function of those function whose only singularity are pole, जिसकी केवल केवल सिंगुलैरिटी पोल हो सकती है, आर पोल, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, क्या देखा था हमने कि अगर इंटायर फंक्शन है और इंटायर फंक्शन का सम डिफरेंस प्रोडक्ट और रेशियो जो भी होता है वो मेरोमॉर्फिक फंक्शन होता है, ठीक है। एफ प्लस जी, इवन एफ प्लस जी छोड़ो, अल्फा टाइम्स ऑफ एफ प्लस बीटा टाइम्स ऑफ जी, ठीक है, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, ठीक है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू
कोई भी ले लो, नंबर ले लो, आर या सी कुछ भी ले लो, ठीक है। और एफ एन जी आर एनालिटिक इंटायर फंक्शन, एफ एन जी आर इंटायर फंक्शन। तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, मेरोमॉर्फिक बनेंगे, ठीक है, मेरोमॉर्फिक बनेंगे। ये एक जनरल स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन जब भी तुम्हारे पास कोई भी एक बार कोई भी अगर एग्जाम्पल आ रहा है ऐसे, अगर जनरल स्टेटमेंट है तो तुम इसको ट्रू करोगे। अगर कोई भी एग्जाम्पल आ रहा है उसमें तुम ये देखोगे कि उसकी सिंगुलैरिटीज क्या है, ठीक है, अगर देख पा रहे हो तो। दूसरी चीज कि इसका रेंज निकाले, रेंज ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शन। तो रेंज ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शन जो होता है, कैन रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट मेरोमॉर्फिक फंक्शन जो होता है, नॉन कांस्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉन कांस्टेंट मेरोमॉर्फिक फंक्शन कैन स्किप एट मोस्ट 2 पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट छोड़ेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रैशनल फंक्शन क्या होता है। बताओ अभी तक ठीक है, ओके यहाँ तक, जल्दी से यस नो कुछ भी कर दो। अभी नेट सही चल रहा है, रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन, ओके, सो रैशनल फंक्शन क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर उसके पास सिंगुलैरिटी जो है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे या तो वो रेगुलर हो या फिर नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी रखे, ठीक है। A function is said to be, a function is said to be is said to be rational if at any point in the in the sorry in the extended complex plane, अगर फंक्शन के पास कोई भी पॉइंट पे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, देखो अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें, मेरोमॉर्फिक और रैशनल से कंपेयर करें, तो रैशनल जो होता है, मेरोमॉर्फिक के पास इन्फिनिटी पे कोई भी सिंगुलैरिटी हो सकता है, ठीक है। मेरोमॉर्फिक के पास इन्फिनिटी पे कोई भी सिंगुलैरिटी हो सकता है, इन्फिनिटी से पहले कोई भी सिंगुलैरिटी पोल ही हो सकता है, ठीक है। मेरोमॉर्फिक के पास इन्फिनिटी पे कोई भी सिंगुलैरिटी हो सकता है, और इन्फिनिटी से अंदर अगर सी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो सिंगुलैरिटी होगा वो केवल केवल पोल हो सकता है, ठीक है। बताओ, इन्फिनिटी पे कोई भी सिंगुलैरिटी रख सकता है मेरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। पर रैशनल फंक्शन के साथ क्या है, रैशनल फंक्शन के साथ क्या है कि रैशनल फंक्शन इन्फिनिटी पे भी ना, कोई भी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, पूरे के पूरे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बस सिंगुलैरिटी पोल होगा। ये इन्फिनिटी पे हमारा कुछ भी रख सकता है, रिमूवल एसेंशियल पोल कुछ भी रख सकता है मेरोमॉर्फिक फंक्शन, लेकिन जो हमारे पास रैशनल फंक्शन होगा वो थ्रू आउट एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे उसके पास जो सिंगुलैरिटी होगी वो केवल और केवल पोल होगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। इफ एट एनी पॉइंट इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन द ओनली सिंगुलैरिटी, द ओनली सिंगुलैरिटी आर पोल, सिंगुलैरिटीज आर पोल, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है ना, कि ये कहता है कि सी में इसके पास मैक्सिमम सिंगुलैरिटी क्या होनी चाहिए, पोल होनी चाहिए, मेरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करता है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करता है, और रैशनल फंक्शन बात करता है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की, ठीक है। इन सी द ओनली सिंगुलैरिटी, द ओनली इन सी द ओनली
सिंगुलैरिटी आर पोल, सिंगुलैरिटी आर पोल, ठीक है। पर रैशनल फंक्शन में इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन द ओनली सिंगुलैरिटी आर पोल। सिंगुलैरिटीज आर पोल, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन और रैशनल फंक्शन में, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। रैशनल फंक्शन को रैशनल फंक्शन नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज इट इज बिहेव लाइक रैशनल, मतलब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ये कभी भी बिहेव कैसा करता है? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल कहता है, करता है। इसका एक और फॉर्म है रैशनल फंक्शन का, एक और फॉर्म है, आप ऐसे लिख सकते हो रैशनल फंक्शन को कि f इज रैशनल, f इज रैशनल फंक्शन, कोई फंक्शन रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ pz by qz, ठीक है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है, वेयर pz एंड qz आर पॉलिनोमियल, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? हमेशा ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल बनेगा। रैशनल फॉर्म अगर रैशनल फंक्शन बोल दिया तो डेफिनेटली ये क्या होगा? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होगा। अब एक चीज देखो, अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है रैशनल फंक्शन pz बाई qz है तो कुछ होगा यहाँ पे a0 प्लस a1z, क्योंकि पॉलिनोमियल का तो कुछ ना कुछ डिग्री होता है। सो दिस इज, मान लो z टू द पावर n, ऐसा कुछ डिफाइन कर दिया, और नीचे डिफाइन कर दिया b0 प्लस b1 z प्लस सो ऑन bm z टू द पावर m, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकता है, n इज ग्रेटर देन m, m इज लेस देन n, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकता है इन तीनों में से। एग्री? मतलब पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है, कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि जो सिंगुलैरिटी आएगी वो केवल केवल पोल हो सकता है, और कोई सिंगुलैरिटी नहीं आएगा, है ना। कोई भी सिंगुलैरिटी हमारे पास आएगी, बताते जाना, यस करते जाना। यहाँ पे अगर कोई भी सिंगुलैरिटी आ सकती है तो वो बस पोल आ सकती है, ठीक है। कोई भी सिंगुलैरिटी आ सकती है तो वो बस पोल आ सकती है, ओके। अब एक और चीज देखो, अगर मान लो कि इस पॉलिनोमियल या अगर कोई फंक्शन हमारे पास रैशनल फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन है, मान लेते हैं इसको फंक्शन एफ जेड मान लेते हैं, ठीक है। एम इज इक्वल्स टू एन पे आ जाएगा ना वो तो। नहीं, वो नहीं लेंगे, ठीक है, रिमूवल सिंगुलैरिटी नहीं लेंगे, बस पोल लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। तो अगर मान लो अगर हम एफ ऑफ वन बाई जेड कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ वन बाई जेड कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए नॉट प्लस ए वन बाई जेड इन प्लस सो ऑन ए एन अपॉन जेड टू द पावर एन। और अगर नीचे से भी कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बी वन प्लस बी वन बाई जेड प्लस सो ऑन बी एम बाई जेड टू द पावर एम। अब अगर मान लो हमारे पास n ग्रेटर देन m हुआ, ठीक है, n ग्रेटर देन m हुआ इस केस में, अगर n इज ग्रेटर देन m हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे ए नॉट जेड टू द पावर n प्लस ए वन जेड टू द पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए एन माइनस वन जेड प्लस ए एन, ठीक है, अपॉन जेड टू द पावर n।
और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ में हमारे पास बी नॉट जेड टू द पावर एन प्लस बी वन जेड टू द पावर एम माइनस वन प्लस सो ऑन बी एम माइनस वन जेड एन प्लस बी एम। और डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास जेड रेज टू द पावर एम। ठीक है, यहाँ तक बताओ सही है। तो अब जैसे हमने कहा कि n ग्रेटर देन m हुआ, तो इस केस में क्या बन जाएगा बताओ, a नॉट प्लस a नॉट जेड रेज टू द पावर n प्लस a वन जेड रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन a n माइनस वन जेड प्लस a n। ठीक है, अपॉन अपॉन z टू द पावर n माइनस m, और यहाँ पे b नॉट z टू द पावर m प्लस b वन z टू द पावर m माइनस वन एन प्लस सो ऑन बी एम। ऐसा कुछ आ गया, यहाँ तक बताओ। ठीक है, अब अच्छा अब इसका बिहेवियर बताओ एट जेड इक्वल्स टू जीरो क्या होगा। बिहेवियर एट जेड इक्वल्स टू जीरो क्या होगा। फंक्शन ऑफ वन बाई जेड का बिहेवियर बता जानना चाह रहे हैं एट जेड इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब इन्फिनिटी पे एफ जेड का क्या बिहेवियर है वो जानना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन एफ जेड एट इन्फिनिटी क्या हो रहा है ये जानना चाह रहे हैं एक्चुअली। इंटरेस्ट किस में है, इन्फिनिटी पे। वेरी गुड। सो पोल ऑफ ऑर्डर समथिंग होगा, नीचे फिर जीरो जीरो देखेंगे क्या है वो अलग बात है, पर यहाँ पे हमारे पास पोल आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या आने वाला है, पोल आने वाला है। इसका मतलब फंक्शन इंटायर नहीं हो सकता। तो अगर कहीं पे भी कह रहा है कि एफ जेड इज एन रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन विच इज इंटायर, ठीक है, विच इज इंटायर, विच इज इंटायर, तो यहां से क्या इंप्लाई करना पड़ेगा, फंक्शन एफ जेड को हम लिख रहे हैं पी जेड अपॉन क्यू जेड क्योंकि रैशनल है और इंटायर भी है फंक्शन। ठीक है, इंटायर भी है फंक्शन, तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्यू एक्स का डिग्री जैसे भी क्यू एक्स की डिग्री अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हुआ तो क्यू जेड के पास एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट वन जीरो तो आ ही जाएगा, रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे भी रूट्स आ जाएगा वो पोल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्यू जेड जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपका फंक्शन इंटायर नहीं हो सकता, रैशनल फंक्शन इंटायर नहीं हो सकता। तो अगर फंक्शन रैशनल और इंटायर है तो फंक्शन एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल। बताओ ये चीज समझ में आ रहा है। क्या रिपीट करूं, फंक्शन इंटायर मान के रखा है, एफ जेड जो है वो पी जेड बाई क्यू जेड गिवन है। अब बताओ ये इंटायर कब होगा, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल है ना। नीचे पॉलिनोमियल अगर एक से ज्यादा डिग्री का हो गया तो जीरो रख लेगा ना अपने पास, एक से ज्यादा डिग्री का होगा तो जीरो रख लेगा अपने पास, इसलिए मैंने एफ ऑफ वन बाई जेड कैलकुलेट किया है। अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कर दोगे तो ये जीरो रख लेगा अपने पास, है ना। और ऐसे भी हो सकता है कि इसके पास भी तो जीरो हो सकता है ना, ये वाले फैक्टर के पास भी जीरो हो सकता है, तो हमको दोनों को दोनों फैक्टर चेक करना पड़ता है। बताओ क्यू जेड का जीरोस आएगा तो वो हमको वो हमारे फंक्शन को इंटायर नहीं होने देगा, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस होते हैं सी के अंदर। बताओ समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या होना चाहिए, फंक्शन को पॉलिनोमियल होना चाहिए ना। अगर फंक्शन इंटायर है और रैशनल फंक्शन है तो फंक्शन शुड बी पॉलिनोमियल, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक और चीज देखो,
अगर हम रैशनल फंक्शन को लिख रहे हैं फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू लिख रहे हैं पी जेड अपॉन क्यू जेड, ठीक है, पी जेड अपॉन क्यू जेड। तो अगर हमारे पास जैसे मान लो अगर एफ जेड अगर ज़ीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एफ जेड अगर कांस्टेंट है। एक चीज़ देखो, एफ जेड ज़ीरो होने पे क्या हो सकता है इसके पास, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी इसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर ये फंक्शन नॉन कांस्टेंट है और रैशनल फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट है और रैशनल फंक्शन है, देन इट हैज फाइनाइट जीरोस, ठीक है। अगर फंक्शन कांस्टेंट हो गया अदर देन जीरो तो नो जीरो, एक भी जीरो नहीं तो फाइनाइट कह सकते हो उस केस में भी, ठीक है। कांस्टेंट के लिए दो केस हमारे पास बन रहा है, जीरो और नॉन जीरो वाला, ठीक है। नॉन जीरो में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी जीरो नहीं आएगा क्योंकि पॉलिनोमियल है। हाँ पूछो, डाउट क्या है। पूछो जल्दी से, डाउट क्या है। सर अगर अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन पी जेड अपॉन क्यू जेड की फॉर्म में है, क्यू ठीक है, जेड को ऑलवेज कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो इंटायर फिर होने के लिए। कांस्टेंट इसको, हाँ तो एंट और रैशनल फंक्शन ऑलवेज एंटायर होता है। कौन बोल दिया। आप ही तो बोल रहे हो। यहाँ पे देखो फंक्शन रैशनल है और इंटायर है, ठीक है, तब उसको पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। ऑलवेज रैशनल फंक्शन एंटायर नहीं होता। पी जेड बाई क्यू जेड के फॉर्म में है ना। अगर हम लिखे वन अपॉन जेड प्लस वन तो ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा क्या, होगा, क्या ये इंटायर है। बट ये एंटायर नहीं नहीं है। है, ठीक है। इंटायर होगा तो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। रैशनल प्लस इंटायर इम्प्लाइज पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने लिखा है फंक्शन ठीक रैशनल है विच इज इंटायर, ठीक है, विच इज ऑल्सो इंटायर, चलो लिख देता हूँ कंफ्यूजन नहीं हो तो, विच इज इंटायर तो इसका मतलब इम्प्लाई क्या करता है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, वो फंक्शन पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर अगर हम नॉन कांस्टेंट रैशनल फंक्शन के पोल्स निकालें, नॉन कांस्टेंट रैशनल फंक्शन के पोल निकालें, पोल ऑफ नॉन कांस्टेंट रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन होंगे पी जेड अपॉन क्यू जेड टाइप के। आप पोल निकालोगे, पोल भी क्या आएगा, फाइनाइट होगा, है ना। पी जेड अपॉन क्यू जेड निकालोगे ना रैशनल फंक्शन, तो जो पोल निकालोगे तो पोल भी क्या होगा, नॉन कांस्टेंट रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, पोल फाइनाइट। ठीक है, और अगर कांस्टेंट फंक्शन ले लोगे तो कोई पोल ही नहीं आएगा। तो आप मतलब ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हो, नॉन कांस्टेंट भी लिख सकते हो, पर ये चीज़ रैशनल फंक्शन के लिए आ तो गया, पर ये चीज़ मेरोमॉर्फिक फंक्शन के लिए नहीं आएगा, ठीक है। मतलब मेरोमॉर्फिक फंक्शन के पोल्स जो होंगे वो फाइनाइट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, नॉट फॉर मेरोमॉर्फिक फंक्शन, ये मेरोमॉर्फिक फंक्शन के लिए नहीं है। आपको मेरोमॉर्फिक फंक्शन मिल जाएगा जिसमें आपके बहुत सारे पोल्स मिलेंगे, इनफाइनाइट पोल्स मिल सकते हैं, लाइक कोई भी फंक्शन, खुद से भी देख लिया करो थोड़ा। ऐसे मान लो कोई पॉलिनोमियल बना दिया कोई फंक्शन, अगर सी में देखो इसके पास कितनी पोल्स है बताओ, इनफाइनाइटली मैनी ना, 2n पाई आयोटा मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखो, 1 अपॉन साइन जेड मेरोमॉर्फिक फंक्शन है इन सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैशनल फंक्शन के पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हैं अगर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ तो। अगर पोल्स में तो तुम कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट कुछ भी कर लो, फाइनाइट ही रहने वाला है पोल, है ना। और
जीरोज में अगर जीरो नहीं हुआ तो फाइनाइट रहने वाला है, अगर फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं हुआ तो फिर फाइनाइट रहने वाला है, पर ऐसा मेरोमॉर्फिक फंक्शन में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज बताओ, अगर हमारे पास कोई बाउंडेड रीजन है, इन बाउंडेड रीजन, अगर रीजन हमारे पास बाउंडेड है तो नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ जीरोज एंड पोल ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होगा? किसी बाउंडेड डोमेन में हम बात कर रहे हैं जीरोज और पोल का। बताओ, अगर नंबर ऑफ जीरोज एंड पोल्स हम कैलकुलेट करें मोनोमॉर्फिक फंक्शन का बाउंडेड रीजन पे तो क्या होगा? यहाँ पे रैशनली बात कर रहे हैं। ठीक है, और लोग भी सोच के बताओ। ठीक है, कांस्टेंट में तो बात ही नहीं करेंगे, कांस्टेंट में क्या बात करोगे जीरो और पोल का, ये बताओ मुझे। कांस्टेंट का तो पूरा पूरा का पूरा फाइनाइट ही रहने वाला है, जीरोज अनकाउंटेबल हो जाएंगे। इसमें क्यों पूछा जाएगा तुम्हें, नॉन कांस्टेंट ही पूछा जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, चलो बताना नहीं पड़ा। सो दिस इज फाइनाइट। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो कि हमारे पास कोई मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, अगर हमारा फंक्शन मेरोमॉर्फिक है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, देखो मेरोमॉर्फिक फंक्शन या रैशनल फंक्शन लेते हैं। रैशनल फंक्शन जो होता है वो इम्प्लाई करेगा मेरोमॉर्फिक फंक्शन को, मतलब रैशनल फंक्शन होगा, देन यू कैन से दैट कि फंक्शन मेरोमॉर्फिक भी होगा। ठीक है, क्योंकि सी तक ही तो देखना है ना, सी तक ही तो देखना है ना, सिंगुलैरिटी जो देखनी है वो सी तक ही देखनी है। तो रैशनल फंक्शन के पास थ्रू आउट इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई भी सिंगुलैरिटी होती है तो वो पोल होती है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई भी सिंगुलैरिटी होती है तो वो पोल होती है। तो सी तक भी पोल है, तो सी तक अगर पोल है उसके पास तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अनबाउंडेड रीजन पे तो तुम देख लिया ना, अभी अभी देखो सिंगुलैरिटी देख लो, अनबाउंडेड रीजन पे क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट हो सकता है ना, कुछ नहीं कह सकते, फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ नहीं कह सकते वहां पे। सो रैशनल फंक्शन जो होता है वो मेरोमॉर्फिक होता है, बताओ ठीक है। रैशनल फंक्शन इम्प्लाई मेरोमॉर्फिक फंक्शन, जो भी रैशनल फंक्शन होगा उसको मेरोमॉर्फिक बोलेंगे। पर मेरोमॉर्फिक फंक्शन रैशनल फंक्शन नहीं हो सकता, रीजन दो। वन अपॉन ई रेस टू द पावर जेड माइनस वन, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होना है ना, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होना है ना, तो कोई भी दे लो, पॉलिनोमियल बाय नॉट पॉलिनोमियल, मेरोमॉर्फिक नहीं हो सकता। अब रैशनल फंक्शन मेरोमॉर्फिक इसलिए है क्योंकि जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन तक इसके पास बस पोल होता है।
तो सी तक तो पोल है ना, तो सी तक पोल है तो मेरोमॉर्फिक हो गया। अब एक चीज देखो, तो सबसे बड़ा सेट किसका है? सबसे बड़ा सेट मेरोमॉर्फिक का है। सबसे बड़ा सेट मेरोमॉर्फिक का है। सबसे बड़ा सेट मेरोमॉर्फिक फंक्शन का है। ठीक है, जो रैशनल फंक्शन है वो इसके अंदर आता है। जो रैशनल फंक्शन है वो इसके अंदर आता है। ये हमारा रैशनल फंक्शन होगा, क्योंकि रैशनल फंक्शन जो होता है वो मेरोमॉर्फिक होता है, पर मेरोमॉर्फिक रैशनल नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब मेरोमॉर्फिक में कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो हमारे पास रैशनल नहीं है। अब एक चीज देखो, मतलब मेरोमॉर्फिक फंक्शन जो होगा वो इंटायर फंक्शन भी होगा। तो ये हमारे पास इंटायर फंक्शन भी है। यहाँ तक बताओ ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? मेरोमॉर्फिक फंक्शन में क्या होता है, अगर कोई या तो रेगुलर हो सकता है, या फिर अगर कोई सिंगुलैरिटी है तो पोल है, तो रेगुलर हो सकता है ना। मेरोमॉर्फिक फंक्शन या तो रेगुलर हो सकता है, या फिर उसके पास अगर कोई सिंगुलैरिटी है तो वो बस पोल है, होनी चाहिए। ठीक है, तो रैशनल फंक्शंस, अब देखो रैशनल फंक्शंस और इंटायर फंक्शन अगर कोई होगा, इसका इंटरसेक्शन, रैशनल और इंटायर का इंटरसेक्शन कोई हो सकता है, तो अभी हमने प्रूफ किया है कि कौन से रैशनल फंक्शन विच इज इंटायर, वो क्या इंप्लाई करते हैं? पॉलिनोमियल। बताओ। ये पॉलिनोमियल इंप्लाई करेगा। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताना। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, हम जानना चाहते हैं बिहेवियर एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी बिहेवियर जानना चाहते हैं। तो ये चीज हमने देखा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके पास पोल होगा इन्फिनिटी पे, है ना। कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसके पास इन्फिनिटी पे पोल होता है ऑफ ऑर्डर m। ये हमें पता है, इंटायर फंक्शन है क्योंकि। और जो भी इंटायर फंक्शन होता है उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका देखना पड़ेगा रिमूवल है क्या है ना। तो अब एक चीज बताओ, अगर हम क्या कर लें, अगर हमारा कोई फंक्शन बिलोंग करेगा मेरोमॉर्फिक से, लेकिन रैशनल नहीं होना चाहिए वो। अगर हमारा कोई फंक्शन है जो कि मेरोमॉर्फिक है और रैशनल नहीं होना चाहिए, तो अगर रैशनल नहीं हुआ ना, अगर फंक्शन रैशनल नहीं हुआ तो फंक्शन पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकता, मतलब पोल भी नहीं हो सकता वहां पे एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तीन ऑप्शन है ना, एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस फंक्शन का क्या होगा, ये फंक्शन का देखना है नेचर। एफ का नेचर देखना है एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि मेरोमॉर्फिक है लेकिन रैशनल नहीं है। ठीक है, मेरोमॉर्फिक है लेकिन रैशनल नहीं है। ऐसे फंक्शन की बिहेवियर देखनी है एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो तीन चॉइस हो सकता है, पोल, एसेंशियल और रिमूवल। रिमूवल, सिंगुलैरिटी, पोल और एसेंशियल। देखो रिमूवल सिंगुलैरिटी तब आता है जब फंक्शन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो रिमूवल नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता फंक्शन तो वो रैशनल फंक्शन के अंदर ही आ जाता। ठीक है, रैशनल फंक्शन के अंदर क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन भी आता है, पॉलिनोमियल में ही आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन वो। ठीक है, यहाँ पे एक बना लो कांस्टेंट फंक्शन, एक सेट बना सकते हो यहाँ पे, तो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे ही आ जाएगा, कांस्टेंट। और ये कह रहा है कि ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो मतलब रैशनल नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, पोल भी नहीं हो सकता। तो इसके पास केवल और केवल क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा। ठीक है,
केवल केवल क्या हो सकता है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो सकता है। बताओ यहाँ तक ये समझ में आ रहा है? एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इसका नेचर क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अगर मेरोमॉर्फिक नहीं है और अगर वो रैशनल मेरोमॉर्फिक है और रैशनल नहीं है तो ठीक है यहाँ तक। अब ये भी चीज हमने देखा था कि अगर ये फंक्शन, जैसे अगर मेरोमॉर्फिक कोई फंक्शन है, मान लो फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक, मेरोमॉर्फिक एंड बाउंडेड इन सी, तो क्या होगा बताओ? फंक्शन अगर मेरोमॉर्फिक हो और बाउंडेड हो जाए सी में तो क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा कांस्टेंट? कांस्टेंट क्यों हो जाएगा बताओ? कोई रीजन कांस्टेंट होने का? थोड़ा जल्दी दो रीजन। एक सेकंड रुकना। ओके, सो फंक्शन हमारे पास मेरोमॉर्फिक और बॉन्डेड इन सी है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है, ये इंप्लाई कर जाएगा कांस्टेंट, फंक्शन शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने देखा था कि फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट छोड़ सकता है, ठीक है। इन सी नॉन कांस्टेंट मेरोमॉर्फिक फंक्शन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट स्किप कर सकता है। बताओ ठीक है? ठीक है। तो अगर मान लो इसके इस केस पे हम ऐसे भी लिख दें कि फंक्शन मेरे पास मेरोमॉर्फिक है, फंक्शन मेरे पास मेरोमॉर्फिक है और एंड फंक्शन एफ जेड का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के है, तो भी बॉन्डेड हो गया, फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या समझ नहीं आया बताओ? फंक्शन मेरोमॉर्फिक है तो नॉन कांस्टेंट अगर होगा तो ये एटमोस्ट 2 पॉइंट स्किप कर सकता है इन सी में, हमने पहले डिस्कस किया रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट मेरोमॉर्फिक फंक्शन, range of non-constant meromorphic function can skip at most 2 point in the complex plane C। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? can skip at most, can skip at most 2 point in C। ठीक है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन के बारे में बोल रहे हो पोल्स? मेरोमॉर्फिक फंक्शन का रेंज क्या होता है, नॉन कांस्टेंट मेरोमॉर्फिक फंक्शन हुआ तो उसका रेंज क्या हो सकता है, कैन स्किप एट मोस्ट 2 पॉइंट हो सकता है ना सी में। और अगर बाउंडेड बोल दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स को उसने छोड़ दिया। एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड के अगर कर दिए
तो बहुत सारे पॉइंट्स को उसने छोड़ दिया, तो 2 से ज़्यादा पॉइंट जब जी छोड़ेगा ये, तब तक ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ऐसे भी लिख देंगे तब भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तब भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। चाहे अगर ऐसे डिफाइन कर देंगे, कोई भी मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, f इज मेरोमॉर्फिक, और वो अपने रेंज से 3 पॉइंट्स को हटा दिया तो भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेरोमॉर्फिक फंक्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट छोड़ सकता है, ठीक है हमारे पास। अब जैसे इंटायर फंक्शन में हमने एक और चीज़ देखा था कि एफ एंड जी, अगर दो एफ एंड जी आर टू इंटायर फंक्शन, देखो उसी से रिलेट कर रहा हूँ मैं, दो इंटायर फंक्शन होते हैं और अगर हम लिखते हैं मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी जेड, तो हम यहाँ से क्या लिखते थे, क्या इंप्लाई करते थे, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई करते थे, फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू सम लैम्डा टाइम्स ऑफ जी जेड, राइट। फंक्शन जो होता था वो क्या होता था, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता था, हमने प्रूफ भी किया था इस चीज़ को। तो इन द सेम सिचुएशन अगर फंक्शन हमारे पास एफ एंड जी दो मोनोमॉर्फिक फंक्शन है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, और एंड मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी जेड, देन ये क्या इंप्लाई करेगा, फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ जी जेड, ये भी इंप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बताओ बात। आई होप समझ में आया होगा रैशनल फंक्शन मेरोमॉर्फिक फंक्शन कैसे बिहेव करता है, क्या होता है ना। ओके ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और अब इसमें ना जल्दी जल्दी से आंसर बताना क्योंकि इस टॉपिक में कुछ नहीं है, टॉपिक लिखते ही ख़त्म हो जाता है। रॉचीज थ्योरम देखो क्या है इसमें, अगर फंक्शन एफ, नहीं रैशनल की प्रॉपर्टी आप देख लो, पी जेड अपॉन क्यू जेड अब निकालो जो निकालना है, यू आर इनफ टू चेक बिहेवियर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फंक्शन, कुछ भी निकलवा लिया अब से आप निकाल सकते हो ना, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है हमारे पास। रैशनल फंक्शन की प्रॉपर्टी बहुत आसान हो जाती है ना, इसलिए वो पूछते नहीं है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल कोई भी निकाल सकता है। हाँ रैशनल मेरोमॉर्फिक फंक्शन की टॉपिक खत्म हो रही है यहाँ पे ना, ये सारे प्रॉपर्टीज थे और ये सारे चीज़ें थी इसके अंदर। तो देखो रॉचीज थ्योरम क्या कहता है, एफ एंड जी बी टू फंक्शन, बी टू फंक्शन एंड सी बी simple closed curve such that f and g are both analytic inside and onto C, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास दो फंक्शन है f और g, और ये दोनों फंक्शन जो हैं एक सिंपल क्लोज कर्व पे एनालिटिक है, ठीक है। दो फंक्शन f और g, दो फंक्शन हमारे पास, और ये दोनों फंक्शन सिंपल क्लोज्ड कर्व पे दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं, इनसाइड भी और सी पे भी, मतलब सर्कल पे भी और उसके अंदर भी, ठीक है। तब देखो, और एफ जेड
का मॉडुलस वैल्यू इज ग्रेटर देन जी जेड ऑन सी, ठीक है। और ऐसा भी हो रहा है साथ में, मॉड ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी जेड ऑन सी हो रहा है, देन एफ जेड एन एफ जेड प्लस जी जेड एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ have same number of zero inside C, ठीक है, विथ मल्टीप्लिसिटी। देखो जो नोटिस करने वाला बात वो ये है बस, और सारी बात ऐसे ही है। मतलब फंक्शन कोई दो फंक्शन है एफ और जी, ये दोनों के दोनों फंक्शन ऐसे फंक्शन है कि अगर हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व सी है तो इसके अंदर ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है, एनालिटिक है। और क्या कह रहा है कि इन सी क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ एफ जेड, सॉरी ऑन सी का मतलब जो हमारे पास ये जो सी है कर्व, इसके सर्कल पे बात कर रहे हैं, इसके सर्कल बाउंड्री पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री पे। मान लो अगर ये सी है तो बाउंड्री ऑफ सी को डिनोट करते हैं डेल्टा सी से। तो डेल्टा सी पे क्या हो रहा है, मॉड ऑफ एफ जेड जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है मॉड ऑफ जी जेड से। इनसाइड से मतलब नहीं है, ऑन सी से मतलब है, ठीक है। बताओ तब अगर ऐसा होता है, तो फंक्शन एफ एफ का और एफ जेड प्लस जी जेड, इन दोनों फंक्शन के पास जो जीरोज होंगे वो सेम होंगे इनसाइड सी। इस सी के अंदर जो जीरोज होंगे ना वो सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। बोलो समझ में आ रहा है ये बात? दो फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन एफ और जी दोनों एनालिटिक हैं, और मॉड ऑफ एफ जेड जो है वो ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी जेड है। जो भी बड़ा होगा ना उसको एक अलग रख लेना, जो बड़ा हो जिसकी 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 जिसका मॉडुलस वैल्यू डोमेन सी पे बड़ा होगा उसको अलग रख लेना है बस, और बाकी दोनों को ऐड कर देना है। तो जो बड़ा होगा उसको अलग रख लो उसका, और फिर बाकी दोनों कंबाइन का नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो सेम होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा ये। अगर कोई फंक्शन दिया होगा ना हम उसको दो फंक्शन में ब्रेक कर लेंगे, एफ और जी में, ठीक है, उसके बाद कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो फंक्शन एफ जेड गिवन है हमारे पास z टू द पावर 10 प्लस z टू द पावर 9 प्लस 5 z टू द पावर 8 प्लस 1, ठीक है। और दे दिया गया है ऑन z इज इक्वल्स टू 1। इस रीजन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने जीरोज होंगे इस फंक्शन के, इस रीजन में, इस फंक्शन के कितने जीरोज होंगे इनसाइड सी, कितने जीरोज होंगे, जीरोज तो टोटल 10 होंगे ना, पर इन सी होगा वो, ठीक है। इस रीजन के अंदर देखना है, सर्कल के अंदर कितने जीरोज हैं। बात आ रहा है समझ? हमें क्या चेक करना है कि सर्कल के अंदर इस फंक्शन के पास कितने जीरोज हैं, ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो देखो अब अगर हमने इसको इसको एच जेड मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि हम अपने थ्योरी से रिलेट करते हैं इसको। तो हम एक फंक्शन एफ जेड मानते हैं विच इज 5z टू द पावर 8, और दूसरा फंक्शन जी जेड मानते हैं विच इज, इसको छोड़ के मान लो z टू द पावर 10 z टू द पावर 9 प्लस 1, है ना। अब हमें चेक करना है कहाँ पे, ऑन सी पे चेक करना है, ऑन इस रीजन पे चेक करना है, ठीक है, इस रीजन पे चेक करना है। तो ऑन z इज इक्वल टू 1 पे देख लो किसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, ऑन z इज इक्वल टू 1 पे 5 टाइम्स ऑफ z रेज टू द पावर 8, सो 5 बाहर और मॉड ऑफ z टू द पावर 8, तो ये हमारे पास 5 आ गया। और जी जेड का मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे ऑन z इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा z टू द पावर 10 z टू द पावर 9 प्लस 1 विच इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड z टू द पावर 10 प्लस मॉड z टू द पावर 9 प्लस 1, ठीक है। अब लेस देन इक्वल्स टू नहीं, इक्वलिटी ही हो जाएगी ऑन z पे, z इज इक्वल्स टू 1 पे इक्वालिटी ही हो जाएगी, ठीक है, इक्वालिटी ही लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दे 3।
3 आ जाएगा ना ऑन जेड इज इक्वल्स टू 1 पे। तो देख लो मॉड ऑफ एफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी जेड। इक्वालिटी भी नहीं है एक्चुअली में, बस ग्रेटर देन है, ठीक है, ऑन जेड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई करेंगे, फंक्शन एफ जेड एंड फंक्शन एफ जेड प्लस जी जेड दोनों एनालिटिक है ना। फंक्शन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज, सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड सी। तो इसके पास कितनी जीरोज है, 5 जीरोज हैं, तो इसके पास भी कितनी जीरो होंगे इनसाइड सी, 5 जीरोज होंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या बन रहा है, सॉरी 8 जीरोज है, तो इसके पास भी 8 जीरोज होंगे। एफ जेड टू द पावर 8 बन रहा ना, तो इनसाइड सी में क्या है, यहाँ इसके पास जीरो पे ही 8 जीरोज हैं, विथ मल्टीपल भी हमने लिखा था, तो विथ मल्टीपल भी है देखो, तो इसके पास 8 जीरोज हैं विथ मल्टीप्लिसिटी, 8 जीरोज हैं विथ मल्टीप्लिसिटी, तो इसके पास भी 8 जीरोज होंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी वगैरह मतलब डिफरेंट नहीं काउंट करते हैं। बताओ ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके। तो अब जल्दी जल्दी बताना, z to the power 6 minus 5 z to the power 4 plus z to the power 3 minus 2z इनसाइड मॉड z इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज़ ध्यान देखो, जब भी मॉड z इज इक्वल्स टू 1 हो ना, तो सबसे बड़ा वाला पावर ले लो, ये वाला पावर। तो यहाँ पे देखो 5 होगा और बाकी बचे में 4 हो गए, है ना, बाकी बचे में क्या होंगे, 4 होंगे, तो 5 आ गया ना, जीरोज एफ जेड की कितने आ गया, 5 आ गया ना। 4 क्यों बता रहे हो, अच्छा सॉरी पावर 4 है, जेड टू द पावर 4 है, तो इसके पास 4 जीरोज हो जाएगा, ठीक है। बताओ सबके बन रहे हैं 4 या किसी का नहीं भी बन रहा है, 4 जीरोज होंगे इसके पास, किसी का नहीं भी बन रहा, सबके बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2z टू द पावर 4, देखो कभी कभी 2 रीजन में भी देता है, तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, 2 रीजन वाला करवाऊंगा क्वेश्चन में, अभी सिंपल वाला कर लो। इनसाइड मॉड z इज इक्वल टू 1, बताओ जल्दी से आंसर। वेरी गुड, नो जीरो, क्योंकि फंक्शन f मानेंगे 9 को और बाकी फंक्शन gz मान लो, जो बच गया, जो बच गया उसको 2z gz मान लो। तो मॉड ऑफ एफ जेड हमेशा क्या हो गया, मॉड ऑफ एफ जेड तो 9 हो गया, और मॉड ऑफ जी जेड जेड इज इक्वल टू 1 पे निकालोगे तो 8 आ जाएगा, तो इसके पास कोई भी जीरो नहीं है, इसके पास 4 जीरोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, z टू द पावर 3 प्लस 9z प्लस 27 इनसाइड मॉड z इज इक्वल टू 1, जल्दी से बताओ क्या डाउट है, बताओ। एफ जेड को 2z की 4 प्लस 9 भी तो मान सकते हो, उस केस में भी तो हमारे पास एफ जेड का मॉडुलस ग्रेटर आएगा जी जेड से। 2z टू द पावर 4 और 9 मानना है, 9, तो यहाँ पे तुम हाँ, कितने और जीरोस दिखा रहे हो, 4 हो जाएंगे उस 4 केस में दिखा भी। रहे हो ना, लेकिन मैं 0 दिखा रहा हूँ, तो कौन ज़्यादा सही है, बताओ। नहीं पता। कौन ज़्यादा सही है, ये सबके लिए ट्रू होना चाहिए ना, 4 जीरोस तो दिखा रहे हो वहां से, मतलब एक के लिए आ गया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि सबके लिए आ ही जाए, ठीक है। 9 अगर मान लेते हैं, केवल केवल 9 मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो 0 जीरोस आ गए ना। तुम कह रहे हो कि जीरोस 4 होंगे इनसाइड सी, और मैं कह रहा हूँ 0 0 होंगे, तो दोनों में डिफरेंस है ना,
तो यही ध्यान रखना है, यही गलती होगा। ऐसे में तो सब में चेंज करेगा, देख लो रख करके। क्या आ गए? नो जीरोज, वेरी गुड। सो इसका आंसर है नो जीरो, नो जीरो। कोशिश करो कांस्टेंट वाले को ही रखने के लिए, दो वाले को, दो दो को रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उससे अच्छा केवल एक ही को रख लो ना, इसको ही रख लो। 6 जीरोज लाने हैं ना, तो इसी को रख लो फिर एक्स्ट्रा, है ना। ध्यान रखो ये सब चीज़, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, 4 होगा इसका आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर बता दो। अब मैं ये क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूँ जिसमें 2 रीज़न आ जाएं। हाँ हाँ, चेंज कर दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चेंज कर दे रहा हूँ। एज लॉन्ग एज कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी आप थोड़ा टाइम लेकर के बना दोगे। मैं बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रीज़न में बताओ कितने ज़ीरोज़ आएंगे। मॉड जेड की वैल्यू ये होनी चाहिए। बताओ इस रीज़न में, रीज़न चेंज कर दिया, आप बताओ। अब अगर ये क्वेश्चन बना लिए फिर तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, एग्जाम में भी क्वेश्चन बना सकते हो। रॉचिस थ्योरम पे जो भी क्वेश्चन होंगे तुम बना सकते हो, है ना। ठीक है, और बताओ। सबके सब गलत आंसर कर रहे हो। अब इसी रीजन को, इसको चेंज कर देते हैं। मॉड जेड इज इक्वल टू 1, इनसाइड मॉड जेड इज इक्वल टू 1 बताओ। पहला पार्ट देखो कैसे बनेगा, अभी तुमसे बनवाऊंगा। इनसाइड मॉड जेड इज इक्वल टू 1 क्या होगा। कितने जीरोज हैं इस फंक्शन के पास। इनसाइड मॉड जेड इज इक्वल टू 1, 2 जीरोज, वेरी गुड। सो 2 जीरो है। अब ये बताओ इनसाइड मॉड जेड इज इक्वल टू 2 कितने हैं। इनसाइड मॉड जेड इज इक्वल टू 2 कितने हैं। 5 जीरोज, वेरी गुड। तो अगर अगर पूरे के पूरे रीजन में 5 है, और यहाँ पे मॉड जेड इज इक्वल टू 2 पे 5 है, और मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर 1 है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर 2 है, और पूरे के पूरे में 5 है, तो इधर कितने होंगे। 3 होंगे ना। तो इसके पास 3 जीरोज होंगे, ठीक है, बस यही सोचना था। फोर नहीं होगा, 4 नहीं होगा। रीजन कैलकुलेट कर रहे हो, ये बाउंड्री कैलकुलेट कर रहे हो। 4 क्यों होगा, क्यों होगा 4। इसके अंदर 2 है ना, और टोटल में 5 है, तो इसके अंदर तो कंसीडर नहीं करने ना, इनसाइड सी तो कंसीडर नहीं करने ना। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ डाउट रह रहा है। इसके अंदर देखो क्या है, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन एफ जेड मान लो 5z², और जी जेड मान लो z⁵ माइनस z⁵ प्लस 2। मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू, जी हाँ 5 - 2 ही किया, टोटल 5 थे और 2 इनसाइड हैं,
ये 5 और मॉड ऑफ जी जेड क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे तो क्या आ गया मॉड ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी जेड। तो यहाँ पे 2 zeros इनसाइड सी बात करते हैं ना, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये समझ में आ गया होगा पूरा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम एफ जेड क्या मानोगे, यहाँ पे फंक्शन एफ जेड मानेंगे जेड रेज टू द पावर 5 और जो बच गया वो जी जेड मान लेंगे। क्लियर बताओ, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन बनाओ, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस रॉचिस थ्योरम पे। फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड टू द पावर 4 प्लस जेड टू द पावर 3 माइनस 4z प्लस 1 इन 1 इज लेस देन मॉड जेड इज लेस देन 3। अब इसमें करेक्ट आंसर देना, ठीक है? इसमें करेक्ट आंसर देना, कोशिश करना करेक्ट आंसर देने का। ठीक है, सही आंसर है। सो यहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 zeros हो जाएगा। मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट कर लो, फंक्शन एफ जेड मान लो माइनस 4z और जी जेड बचा हुआ जो हो गया उसको मान लेंगे। और मॉड जेड इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन एफ जेड मान लोगे सबसे बड़ा पावर, ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए ना, इसलिए सबसे बड़ा पावर मानना होगा, और जी जेड बचा हुआ मान लो जेड टू द पावर 3 माइनस 4z प्लस 1 और कैलकुलेट कर लो। सो इसके अंदर आएगा टोटल 4 zeros और इसके अंदर आएगा 1। सो इनसाइड आ जाएंगे 3। दैट्स ऑल। ठीक है, बताओ। अब इसके क्वेश्चन बन जाएंगे ना, और कुछ है इसके नहीं, इसमें और कुछ नहीं है। रॉचिस थ्योरम में बस बहुत सिंपल है रॉचिस थ्योरम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है रॉचिस थ्योरम में। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा प्रिंसिपल, ये लास्ट है। मैक्सिमम मिनिमम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रॉचिस थ्योरम पे ऐसे ही डायरेक्ट आएंगे। अब देखो क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है किसी भी रीजन डी में,
आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपके नेट में कभी शायद देखो नेट में पूछा गया होगा रॉचिस थ्योरम, और अगर नेट में भी आता है और गेट में भी आता है, ठीक है। नेट में भी आता है और गेट में भी आता है इसके क्वेश्चंस, सो आप देख लेना। ठीक है, सो मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल देखो क्या है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू के लिए और मिनिमम वैल्यू के लिए दो चीज़ें हैं, फंक्शन एफ जेड हमारे पास, फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, नॉन, अगर फंक्शन एफ जेड है इज नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन इन द डोमेन देखो डोमेन के इनसाइड में क्या है, फंक्शन एनालिटिक है एंड डोमेन बाउंड्री पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इसको बाउंड्री बोलते हैं डेल्टा डी। कोई डोमेन है हमारे पास, कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, डोमेन पे वो, डोमेन के इनसाइड वो एनालिटिक है और कॉन्टिन्यूअस है किस पे, बाउंड्री पे। ठीक है, बाउंड्री पे वो कॉन्टिन्यूअस है। डोमेन हमारे पास क्या होता है, ओपन एंड कनेक्टेड। तो अगर बाउंड्री ले रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री पे डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन है। सो बाउंड्री पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा फंक्शन एफ जेड का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड will attain on boundary। ठीक है, फंक्शन अगर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, डोमेन पे एनालिटिक होना चाहिए, उसके बाउंड्री पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तब जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमेशा बाउंड्री पे आएगी, अदरवाइज क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कांस्टेंट हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? अदरवाइज कांस्टेंट हो जाएगा फंक्शन। मान लो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया डोमेन डी से सी पे, ठीक है, और डोमेन है हमारा मॉड जेड इज लेस देन 1, ये डोमेन है, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, और एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 प्लस आयोटा है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ जेड जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये देख लो। ये हमारे पास डी है, मॉड जेड इज लेस देन 1 के लिए हमने डिफाइन किया है, और ये हमारे पास एनालिटिक भी गिवन होगा। ओके, जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन हमारे पास नॉन कांस्टेंट होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती वो बाउंड्री पे ही लाई करती, बाउंड्री के इनसाइड नहीं लाई करती। ठीक है, इनसाइड नहीं लाई करेगा बाउंड्री के, ये भी बात ज़रूरी है। इनसाइड पे भी बाउंड्री पे भी ऐसे नहीं होगा, इनसाइड पे लाई नहीं करेगा, हमेशा बाउंड्री पे लाई करेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फंक्शन ऑफ हाफ, हाफ क्या आ गया, बाउंड इस रीजन के अंदर आ गया, ये हमारा सर्कल है, इस यहाँ पे कोई हाफ होगा, हाफ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस आयोटा आ रही है। मतलब अगर हाफ पे इसकी मॉडुलस वैल्यू चेक करे तो क्या आएगा बताओ, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मान लो इसको। मेन मोटिव देखो क्या है समझाने का, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, मान लो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और हाफ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। समझ में आया ये, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू बस बाउंड्री पे हो सकती है, पर इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड आ गया ना, फंक्शन एनालिटिक है,
इनसाइड आ गया ना, फंक्शन अंदर में आ गया मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती थी, √2। तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है, ये इनसाइड सी। ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है, मैक्सिमम अटेन इनसाइड सी ना, सी के अंदर अटेन कर रहा है ना, सॉरी सी या डोमेन जो z=1, डोमेन के अंदर अटेन कर रहा है ना, तो ये फंक्शन कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नॉन कांस्टेंट जो फंक्शन होता है वो हमेशा बाउंड्री पे अटेन करता है, बाउंड्री के अंदर नहीं अटेन करेगा, राइट। बाउंड्री पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, इनसाइड अगर अटेन कर गया तो कांस्टेंट हो जाएगा। देखो अदरवाइज लिखा है कांस्टेंट, इनसाइड नहीं अटेन कर सकता मैक्सिमम वैल्यू, अगर इनसाइड अटेन किया मैक्सिमम वैल्यू देन इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते फिर। समझ में आ गया। तो अगर वैल्यू इनसाइड मैक्सिमम आया देन कांस्टेंट। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, देखो इसमें थोड़ा सा सोचने वाला बात है, बस इसमें बस ये ध्यान रखना है कि फंक्शन जो है वो इनसाइड वेनिश नहीं करे, क्योंकि अगर फंक्शन जीरो हो गया इनसाइड सी तो मिनिमम वैल्यू ऐसे ही अटेन कर जाएगा ना। अगर इनसाइड डोमेन देख लेते हैं, डोमेन ऐसे ये मिनिमम हो जाएगा, फिर मॉडुलस वैल्यू जीरो से कम थोड़ी हो सकता है फंक्शन का, ये मिनिमम हो जाएगा। तो बस हमें ये ध्यान देना है कि फंक्शन जो हो वो नॉन कांस्टेंट हो और साथ में नॉन वेनिसिंग हो, ठीक है। एफ इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन, नॉन कांस्टेंट फंक्शन एंड नॉन कांस्टेंट फंक्शन ऑन डोमेन डी एंड कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस ऑन बाउंड्री, बाउंड्री पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इनसाइड फंक्शन नॉन कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक एनालिटिक ऑन डी, और एंड कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए डोमेन डी पे, और फंक्शन इज एफ इज नॉन वेनिसिंग नॉन वेनिस इनसाइड डी। बात आया समझ में, मतलब अंदर फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, फंक्शन की वैल्यू इनसाइड सी इनसाइड डी जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब अंदर में फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z will attain on बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री पे अटेन करेगा। मिनिमम भी बाउंड्री पे अटेन करेगा, बस शर्त एक है कि नॉन वेनिसिंग होना चाहिए, ठीक है। नॉन कांस्टेंट भी याद रखो, नॉन कांस्टेंट भी मेजर पार्ट है यहाँ पे, अदरवाइज क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो कांस्टेंट। बताइए समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आया। कोई भी डोमेन है, इस डोमेन के अंदर फंक्शन को जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए इन डोमेन डी, ठीक है, और फंक्शन नॉन कांस्टेंट है। जल्दी से बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, तो जो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा वो इनसाइड वो डोमेन पे अटेन करेगा, ठीक है। कल क्वेश्चन करेंगे, एक और स्टेटमेंट लिख लो, ओपन मैपिंग थ्योरम। कल स्वास लिमा भी लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओपन मैपिंग थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहता है कि अगर फंक्शन
एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ नहीं है, वैनिश हो गया तो फिर बात ही खत्म ना, अंदर वैनिश होगा तो फिर निकालने का क्या मतलब है, ठीक है। एक्स्ट्रा कंडीशन तो यही है ना, बस वैनिश नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो ना, सोच के देखो, मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो इसमें क्या दिक्कत है, मिनिमम वैल्यू फिर जीरो हो जाएगा अगर वैनिश कर गया तो तुम हमेशा कब निकालना चाहोगे, जब मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, जब वैनिश नहीं करेगा। जब वैनिश हो गया तो मिनिमम वैल्यू जीरो हो गया ना, फिर तो निकालने का जरूरत ही नहीं है। पहले वाले में हम जीरो नहीं लेके चले थे, पहले वाले में कुछ भी हो सकता है, पहले वाले में मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, है ना। तो उसमें वैनिश करे नहीं करे कोई मतलब नहीं बनता। और इस वाले में बस दोनों में डिफरेंस यही है कि पहले वाले में हम वैनिश का कोई बात नहीं किए थे, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फंक्शन इनसाइड डोमेन डी वैनिश नहीं होना चाहिए, बस छोटा सा बात है। अगर वैनिश हो गया तो मिनिमम वैल्यू जीरो वैसे ही हो गया, ठीक है। अदरवाइज कहाँ अटेन करेगा, अदरवाइज बाउंड्री पर अटेन करेगा, ठीक है। देख लो, इफ फंक्शन एफ इज नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, सबका बात है नॉन कांस्टेंट पे, जो भी तीनों थ्योरम्स डिफाइन करें हैं विच इज नॉन कांस्टेंट। और जो हमने रॉचिस थ्योरम डिफाइन करी थी वो थी हमारे पास दोनों फंक्शन जो है वो इनसाइड सी एनालिटिक होनी चाहिए, बात वहीं तक है, ठीक है। नॉन कांस्टेंट कांस्टेंट वहां पे नहीं डिस्कस किया गया रॉचिस थ्योरम में, रॉचिस थ्योरम में बस ये कहा गया है कि इनसाइड सी दोनों फंक्शन एनालिटिक होने चाहिए, और बाकी सब जगह हम जो डिस्कस कर रहे हैं वहां पे हम नॉन कांस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, इन डोमेन डी, देन एफ मैप ओपन सेट इनटू ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट को मैप करेगा ओपन सेट पे, ठीक है। अगर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो ओपन सेट को कहाँ मैप करेगा, वो ओपन सेट पे मैप करेगा। अगर किसी ने ऐसा मान लो कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, मॉड जेड इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन मतलब इम्प्लाइज सी, और एनालिटिक फंक्शन बोल रहा है और पूछ रहा है कि क्या रेंज ऑफ फंक्शन एफ जो है, क्या ये ऐसा हो सकता है, मतलब नॉट ओपन हो सकता है क्या, ऐसा एनालिटिक फंक्शन बताओ जिसका रेंज ये हो जाए। डोमेन हमने डिफाइन किया मॉड जेड इज लेस देन वन, तो क्या तुम ऐसा ऐसा एग्जिस्ट करा सकते हो, तो बोलेगे नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि ओपन मैपिंग थ्योरम से हमेशा जो हमारा मैप, अगर हमारे पास सेट ओपन है तो वो ओपन सेट पे मैप करेगा। ऐसा कोई भी एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बात समझ में आ रहा है, बताओ। क्लोज सेट पे करेगा, उसके लिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे टोपोलॉजी का, ठीक है। टोपोलॉजी का, वेरी गुड। क्लोज सेट को क्लोज सेट पे ही मैप करेंगे, उसके लिए टोपोलॉजी का होता है। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी आता है कि अगर कोई फंक्शन है, क्लोज्ड सेट का भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, बात करेंगे फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो सी और आर भी तो टोपोलॉजिकल स्पेस में आता है। अब टोपोलॉजी का क्वेश्चन मत पूछने लगना। सो फंक्शन जो है वो क्लोज्ड सेट को, कॉम्पैक्ट सेट को मैप करता है कॉम्पैक्ट सेट पे। इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, space X, if f is continuous, f is continuous, then image of, देख लो क्वेश्चन अगर आ गया ऐसा तो बना सकते हो, इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट जो है वो कनेक्टेड सेट पे जाएगा। मतलब अगर कनेक्टेड सेट का इमेज लिया तुमने तो वो कनेक्टेड सेट पे जाएगा, कनेक्टेड सेट पे जाएगा। अगर कॉम्पैक्ट लिया तो कॉम्पैक्ट पे जाएगा,
ठीक है। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट लोगे, इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं तो ओपन सेट होगा, और इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट लोगे तो वो क्लोज सेट होगा। तो यहाँ से इंप्लाई कर सकते हो कि इन नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट कैसे चेक करते हैं? क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। यहाँ पे कॉम्पैक्ट चेक करेंगे क्लोज प्लस बाउंडेड। टोपोलॉजिकल स्पेस में डिफरेंट टाइप से सब कवर, फाइनाइट सब कवर खोजना पड़ता है, वहाँ से होता है। बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सो इन सारे जो भी टॉपिक्स हैं इन सब के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, इंटायर फंक्शन, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन भी ले लो, एनालिटिक भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो एंड करते हैं मीटिंग को, थैंक यू।